हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में एक सामान्य से अध्ययन किया था और उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आया होगा। उससे हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया का ही एक रूप मान लीजिए। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को एक पंक्ति में अगर हम लिख दें, एक लाइन में अगर लिख दें, रासायनिक अभिक्रिया को एक पंक्ति में अगर हम लिख दें, लाइन में लिख दें, तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक तरीका है। अब अभिकारक और उत्पाद हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, इस वीडियो में भी और हम पढ़ लेते हैं। अभिकारक किससे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी अभिक्रिया करने वाले पदार्थ, अभिक्रिया से शुरू होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम सरल लें, दूध से दही बनता है, तो दूध जो शुरू के अंदर है वो अभिकारक है, बाद में उसका दही बन गया, वो उसका उत्पाद हो गया। इसी तरह कागज़ का हमने एग्जाम्पल कर लिया था, पेपर कागज़, उसको जलाने से पहले कागज़ एक अभिकारक था, जलाने में ऑक्सीजन गैस सहायता करती है, तो जब वो जल गया बाद में वो उसकी राख या बानी बन गई, वो उत्पाद है। यानी शुरू में कागज़ अभिकारक था, उसके साथ ऑक्सीजन भी, और जो बाद में राख बनी वो उत्पाद है। इसी तरीके से अभिकारक उत्पाद की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। अभिकारक अभिक्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं, हो सकता है इनकी संख्या अलग अलग होती है अलग अलग अभिक्रियाओं में, वो हम आगे पढ़ेंगे। उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रिया करने के बाद अभिकारक जो पदार्थ बनाते हैं, अभिकारक से बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं उत्पाद, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार अभिकारक उत्पाद, हमारे ये शब्द एकदम क्लियर हो जाने चाहिए ताकि जब कभी ये शब्द हम सुने तो हमें पता चल जाए इनका अर्थ क्या है। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इनको विस्तृत रूप से समझेंगे। उदाहरण हम एक सरल अभिक्रिया का लेंगे। देखो, जो हमने दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण लिए थे, उनके अंदर जो पदार्थ भाग लेते हैं, अभिकारक भाग लेते हैं, उनका रासायनिक सूत्र जटिल होता है। जैसे कागज़ का सेल्यूलोज के हिसाब से बड़ा सूत्र होता है। तो सरल रासायनिक अभिक्रिया लेने के लिए हम यहाँ पर किताब का ही, पुस्तक का एक उदाहरण ले रहे हैं, जिसमें उदाहरण हम ले रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया में क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन शुरू में रासायनिक अभिक्रिया को शुरू कर रहे हैं, इसीलिए उनको हम कहेंगे अभिकारक, उनको हम कहेंगे अभिकारक। यानी इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हैं? अभिकारक हैं। उसके बाद जो अभिक्रिया के बाद जो बना रहे हैं, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बना रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उत्पाद। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद हमें प्राप्त होता है। अब रासायनिक समीकरण के बारे में और हम विस्तृत से बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक, यहाँ अभिकारक को लिखा है, यानी हो सकता है अभिकारक 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे मैं आपकी तरफ खड़ा हूँ तो ये मेरा सीधा आते हैं राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेकिन मैं अगर आप टर्न हो जाता हूँ तो अब ये वाली साइड मेरी बाईं ओर है, लेफ्ट हैंड है, और ये वाली साइड मेरी राइट हैंड साइड है। तो अभिकारकों को किस तरफ लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पादों को किस ओर लिखते हैं? राइट हैंड साइड। अभी हम उदाहरण से और समझ लेंगे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद 2 या इससे अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, योग का निशान लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक और उत्पाद अलग अलग लिख दिया, उसके बीच के अंदर तीर का निशान लगाया जाता है। अब ये जो अभिक्रिया हुई है, इसी का उदाहरण हम आगे इस रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न बिंदुओं को समझते हैं। जिससे मैंने कहा रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर, तो ये अभिकारक, ये समीकरण के 2 पक्ष होते हैं, इधर वाला पक्ष और ये इधर वाला पक्ष, यानी बाईं ओर और दाईं ओर। तो ये बाईं ओर मैंने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि मैग्नीशियम एक अलग अभिकारक है और ऑक्सीजन एक अलग अभिकारक है। यानी जब कभी अभिकारक 2 या 2 से अधिक होंगे, उनके बीच में प्लस लगाएंगे। अगली बार मैंने प्लस नहीं लगाया, इसका मतलब अभिकारक यहाँ तक ही है, यानी 2 ही इस अभिक्रिया में अभिकारक हैं। तो यहाँ प्लस का निशान इन दोनों के बीच में अंतर कर रहा है, ये अभिकारक कहलाते हैं। और अभिकारक को हमने किसों लिखा? बाईं ओर। ये समीकरण के हिसाब से बाईं ओर लिखा।
इधर वाले अभिकारक लिखने के बाद अभिकारक और उत्पाद के बीच में हमने क्या लगा दिया, तीर का निशान। तीर के निशान के इस तरफ यानी समीकरण के राइट हैंड साइड दाईं ओर हम उत्पाद लिखते हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिखा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, यहाँ पर उत्पाद है। अब यहाँ पर हमने जो समीकरण लिखी है वो शब्द समीकरण है। क्यों शब्द समीकरण है? क्योंकि जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं, उत्पाद है, उनको हमने नाम से लिखा है पूरा। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें अभिकारक उत्पादों को उनके हिंदी में शब्दों से लिखा जाए तो उसको कहते हैं शब्द समीकरण। अब रासायनिक समीकरण की जो मुख्य रूप से परिभाषा होती है जो हम प्रयोग में लाते हैं रासायनिक समीकरण, वो ये है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके सूत्रों से लिखना, उनके प्रतीकों से लिखना, उनके सूत्रों से लिखना, उनके फॉर्मूला से लिखना, और वो भी एक ही पंक्ति में लिखना, ये कहलाता है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो अब ये रासायनिक समीकरण जो हमने शब्द समीकरण लिखी थी, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है अब, और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में। अब मैग्नीशियम को हम उसके प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, M बड़ा G छोटा, क्योंकि ये एक ही तत्व है। तत्व यौगिक वगैरह इसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है उसके बारे में हम थोड़ा प्रतीकों के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, M बड़ा और G छोटा, बीच में प्लस का निशान, क्योंकि दूसरा अभिकारक अब लिखने जा रहे हैं हम। तो O2, O बड़ा लिखेंगे यहाँ पर। M और O का साइज एक जैसा होना चाहिए, आकार में बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप O छोटा बना दे, यानी M के सामने O अगर छोटा बनाएंगे तो वो O नहीं होगा, वो ऑक्सीजन नहीं होगा, वो O इंग्लिश का छोटा अल्फाबेट हो सकता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो लिखी हुई है O के नीचे यहाँ पर 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2, यानी ऑक्सीजन गैस को जब कभी भी हम किताब में लिखेंगे, अकेले जब ऑक्सीजन लिखेंगे तो O के आगे 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये अभिकारकों को दोनों को हमने सूत्र के रूप में यहाँ पर लिख लिया है। अब इन दोनों अभिकारक ये क्रिया करके ये तीर का निशान हमें बता रहा है कि ये दोनों अभिकारक इस तरह से इस दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी इस तरफ ये चीज़ बना रहे हैं, ये नया पदार्थ बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो ये दोनों अब क्रिया करके ये उत्पाद बना रहे हैं। तो ये दोनों अब MgO ये नया उत्पाद बना दिया, यहाँ पर दोनों जुड़ गए हैं। हालांकि अगर हम देखें तो इस समीकरण के अंदर दोनों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इधर मैग्नीशियम 1 है, अभिकारकों में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है। लेकिन उत्पाद में अगर हम देखें, उत्पाद में मैग्नीशियम तो 1 है, मैग्नीशियम 1 है, लेकिन उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, जबकि अभिकारक में 2 है, यानी उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कम है। तो दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, यानी ये समीकरण क्या है? असंतुलित। इस प्रकार के समीकरण को जब हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं कंकाली समीकरण, स्केलेटन इक्वेशन, यानी ढांचा समीकरण। यानी इसमें अभी हमने संतुलित करना नहीं सीखा है, केवल रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखना सीखा है, दोनों पक्ष अभिकारक उत्पाद को लिखना सीखा है। अब समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं? समीकरण को संतुलित करने से पहले हमें एक नियम पढ़ना होगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम। वो नियम क्या है? उस नियम का उपयोग करके हम किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं वो हम जानेंगे। हाँ बच्चों, अब हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरह से करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया, अब इसको संतुलित करना सीखेंगे। किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? इसीलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक रासायनिक समीकरण, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया जब समीकरण के रूप में लिखी जाती है तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। अभी द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण नियम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है ना ही नष्ट होता है, यानी द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान का मात्रा जैसे किलोग्राम, ग्राम वगैरह, तो द्रव्यमान किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनता है ना ही नष्ट होता है, यानी शुरू में जितना रहता है बाद में उतना ही रहता है। अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों सदैव बराबर रहेंगे। हर रासायनिक समीकरण में ये नियम लागू होगा,
यानी अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होगा, चाहे वो ग्राम में हो, किलोग्राम में हो, उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दूध का हमने लिया था, दूध अगर आधा किलो हमने जमाया है तो वो दही बनेगा वो आधा किलो ही बनेगा, वो 2 किलो नहीं बनेगा, क्योंकि अभिकारक जो दूध था वो आधा किलो ही था, तो जो उत्पाद बनाते ही वही भी आधा किलोग्राम ही होगा। तो यहाँ अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर रहेगा। और ये नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर कब होगा? जब अभिकारकों के कुल परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो भी द्रव्यमान बराबर होगा। अब यहां जब हमें संतुलित करना है रासायनिक समीकरण को, तो ये वाला बिंदु हम मुख्य रूप से फॉलो करेंगे। जैसे उदाहरण मैंने लिए यहां पर, पहला उदाहरण जो हमने रासायनिक समीकरण में लिया था वही लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg इसका मैग्नीशियम का सूत्र है, ऑक्सीजन को हमें O2 के रूप में लिखना है, जहां भी हम निकला है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये मैंने समीकरण लिखी है। अब हम इस रासायनिक समीकरण हमने पहले भी पढ़ लिया, ये संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है? क्योंकि इस रासायनिक समीकरण के अंदर अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। चेक करते हैं, यहां सारणी बना ली जिस प्रकार से तत्व अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तत्व जिसे लिख दिया मैग्नीशियम Mg, M बड़ा G छोटा। मैग्नीशियम अभिकारक में कितना है? ये है। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहां भी नहीं यहां भी, इसका मतलब है इसके परमाणु की संख्या है 1। ठीक है। ऑक्सीजन दूसरा यहां अभिकारक है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब अपने आप होता है 1। यानी 1 को लिखा नहीं जाता रासायनिक समीकरण के अंदर। O के आगे लिखा हुआ है 2, यानी ऑक्सीजन तत्व जो यहां पर है उसके 2 परमाणु हैं, तो अभिकारक में ऑक्सीजन के यहां पर 2 परमाणु हमने लिख लिए। अब हम चेक करते हैं उत्पाद में, उत्पाद में कितनी संख्या है मैग्नीशियम की? Mg। इसके आगे भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। Mg के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन के आगे भी पीछे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या भी 1 है। अब दोनों तरफ चेक करते हैं, मैग्नीशियम तो 1-1 है, मैग्नीशियम तो 1-1 है, परंतु ऑक्सीजन अभिकारकों में 2 है, उत्पाद में 1 है, यानी उत्पाद में एक परमाणु की संख्या कम है। तो अब हमें संतुलित करना है। संतुलित मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर करनी है। तो किस परमाणु की संख्या कम है उसी को संतुलित करेंगे। बड़ा आसान है, आप खुद थोड़ा सोचिए मैं किस तरफ संतुलित करूंगा। तो कॉमन सेंस है कि यहां पर ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है, यहां पर कम है, तो इस तरफ संतुलित करेंगे। संतुलित करने से पहले हम जो ये अभिकारक उत्पाद है इनको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, एक बॉक्स में बंद कर लेंगे, इनको कोष्टक ये बड़ा सा बॉक्स बना देंगे, एक डब्बे में बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करते समय सूत्र को नहीं बदलना है, यानी सूत्र के बीच में या पीछे इस प्रकार से कुछ भी नहीं लिखना है। बॉक्स बनाने का हमारा उद्देश्य यह है कि जब भी हम संतुलित करेंगे तो उनके आगे ही कुछ संख्या लिखेंगे, पूर्णांक लिखेंगे, जैसे 2, 3, 4, 5। वैसे हमारा काम 2, 3, 4 इन संख्याओं के उपयोग से ही चल जाएगा। जैसे अब हम यहां पर ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने हमने इन अभिकारकों उत्पादों को ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अभिकारकों और उत्पाद को बॉक्स में बंद करने के बाद अब जिस तरफ परमाणु की संख्या कम है वहां हम नंबर आगे लिखेंगे 2, 3, 4। जैसे यहां पर ऑक्सीजन की संख्या इसमें कम है, तो अब यहां पर हम आगे लगाएंगे, एक तो लगा हुआ होता है, न्यूनतम अंक लगा के देखते हैं 2। जैसे मैंने 2 लगाया है, पूरे जो ब्रैकेट में संख्या है सब वो 2 हो गई। तो जैसे 2 लगाया, अब यहां भी इसको 2 से गुणा कर दीजिए, और मैग्नीशियम भी अब क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ तो ये भी 2 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम की संख्या भी 2 और ऑक्सीजन की संख्या भी 2, यानी ऑक्सीजन को तो हमने संतुलित कर दिया 2, 2, लेकिन अब मैग्नीशियम की संख्या उत्पाद में हो गई है 2। एक को सुधारने गए थे, दूसरे को बिगाड़ बैठे। कोई बात नहीं, इसको भी सुधार देते हैं। आइए, अब मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो कम किधर हुआ? उत्पाद में। तो अब आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए किस तरफ नंबर लिखना है। जी हाँ, मैग्नीशियम के आगे।
कितना नंबर लिखना है, यहां 2 है, तो अब 1 तो यहां पर है, जैसे ही हम यहां पर 2 लिखते हैं, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए मैग्नीशियम को। अब मैग्नीशियम के पीछे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन को गुणा नहीं करेंगे, तो 1 गुणा 2 2। अब देखिए मैग्नीशियम भी अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक में भी 2 है, उत्पाद में भी 2 है। दोनों तरफ हर परमाणु की संख्या क्या हो गई, बराबर। तो ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित। अब हम संतुलित समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, 2mg प्लस O2 एरो, यानी एरो मतलब तीर का निशान, 2mgO। ये हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। एक और उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण थोड़ा सा डिटेल में हमें लेना है, क्योंकि किताब में भी डिटेल में लिया हुआ है। Fe सूत्र होता है आयरन का, यानी लोहा। Fe प्लस H2O जल का अणुसूत्र होता है पानी, वाटर। एरो यानी अभिकारक यहां 2 है, Fe3O4 ये आयरन ऑक्साइड है, लोहे का ऑक्साइड है। किसी के पीछे ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको ऑक्साइड कहते हैं सामान्यतः। प्लस H2 यानी अब उत्पाद भी यहां पर 2 है। H2 हाइड्रोजन गैस का सूत्र है H2। अब देखिए हम यहां पर सबसे पहले चेक करते हैं अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। देखिए मैंने तत्वों के नाम लिख दिए हैं, इसमें आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आयरन की संख्या आगे पीछे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है, 1। जी हाँ, सही सोचा आपने। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या अभिकारकों में कितनी है, जी हाँ 2 लिखी हुई है, तो कितना लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। ऑक्सीजन के यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कितनी होती है, 1। ये हमने अभिकारकों में विभिन्न परमाणुओं की संख्या लिख ली। उत्पाद में चेक करते हैं Fe आयरन, यहां पर सबसे पहले चेक करते हैं, क्रम हमारे सारणी के अनुसार चलेंगे। आयरन कितना है, 3, क्योंकि आयरन के आगे 3 लिखा हुआ है, तो आयरन की परमाणुओं की संख्या है 3। ऑक्सीजन यहां नीचे है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के आगे लिखा हुआ है 4, तो ऑक्सीजन के आगे हम लिख देते हैं 4। अब और कुछ नहीं है, प्लस ये अलग है हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हाइड्रोजन के नीचे लिख देंगे 2। अब सारणी में देख के आपको पता ही चल गया है कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, यानी ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो अब संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक बॉक्स में बंद कर लेंगे। क्यों, ताकि हम इनके बीच में कहीं कोई चेंज नहीं करें। आप चाहे तो बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं अगर आप सीख जाएं तो, लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं तो ये बॉक्स बनाने लेना हमारे लिए सही रहता है, ताकि हम प्रैक्टिस से इसको और पक्का कर लें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जिस परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है किसी तरफ, उसको दूसरी तरफ संतुलित करेंगे। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर सर्वाधिक 4 है इस तरफ उत्पाद में, तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ऑक्सीजन संतुलित करने के लिए परमाणु जो उत्पाद में वो इधर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन का परमाणु, तो इसके आगे अब लिखेंगे। अब यहां मैं 2 लिखता हूं तो ऑक्सीजन 2 हो जाती है, तो 2 से तो मामला नहीं बैठेगा, 3 से भी नहीं होगा। 4 लिखता हूं तो 4 से हमारा कुछ भला हो सकता है, मैंने लिख दिया 4। अब यानी ऑक्सीजन को की गया 4 से गुणा, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गई 4, परंतु यहां ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ था। एक बार फिर किसी को मनाने गए थे, दूसरे को हमने परेशान कर दिया। अब क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन क्योंकि यहां पर जुड़ा हुआ था, तो हाइड्रोजन को भी हमें गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो गया, 8। अब अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई। अगले स्टेप में जो हाइड्रोजन की संख्या अभिकारकों में बढ़ी है ना, उसको हम संतुलित करेंगे उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 2। अब यहां पर मैं अगर 2 लिखता हूं तो 2 गुणा 2 4 ही होता है, 2 से काम नहीं बनेगा। 3 लिखता हूं, 3 दूनी 6, 3 से भी काम नहीं बनेगा। लेकिन मैं अगर 4 लिख देता हूं तो 4 दूनी 8। हाइड्रोजन भी क्या हो गया, संतुलित। ऑक्सीजन भी अब बराबर संतुलित, हाइड्रोजन भी संतुलित। अब कौन बाकी रह गया, पीछे रह गया आयरन, लोहा अकेला रह गया। इसको भी अकेला नहीं छोड़ेंगे,
इसको भी हम संतुलित करके ही मानेंगे। आओ इसको भी मनाते हैं। तो आयरन को देख लीजिए, आयरन इस तरफ 1 है, इस तरफ 3 है, तो कम इस तरफ है। अभी कारकों में इधर संख्या लिखेंगे, 2 लिखता हूं तो 1 गुणा 2, 2 से तो नहीं होगा, तो क्या किससे होगा? जी हाँ, 3 जैसे लिखता हूं मैं यहां पर। तो अब 3 लिखने से अब आयरन भी दोनों तरफ बराबर हो चुका है। चेक कर लेते हैं एक बार। आयरन इधर 3 इधर 3, जी हाँ। हाइड्रोजन इधर 8 इधर 8, ओके। ऑक्सीजन इधर 4 इधर 4, सब कुछ बराबर। यानी ये समीकरण अब क्या हो गई है? संतुलित हो गई है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लिख सकते हैं 3Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। जी, एक और उदाहरण लेते हैं ताकि कोई भी समस्या बाकी ना रहे, कोई भी हमारे बीच संदेह ना रहे, शक ना रहे, कोई डाउट ना रह जाए। आइए उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 बहुत सरल उदाहरण है। H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, ये दोनों जब गैस से मिलती है तो क्या बनता है? जल बनता है, जिसका अनुसूत्र होता है H2O। तो इस तरफ हम चेक करेंगे अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो देखिए हाइड्रोजन इधर H2 2 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन की संख्या है 2, ऑक्सीजन इधर लिखा हुआ है 2 तो ऑक्सीजन की संख्या भी है 2। अभिकारकों में दोनों में 2 2। उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या तो है 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? जी हाँ, 1 ही है, यानी ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। तो क्या करेंगे? वही सबसे पहले इनको बंद कर लो, कहीं भाग ना जाए। ये भागते नहीं है, लेकिन इसलिए करें ताकि इनके बीच में हम कोई बदलाव नहीं कर पाए। ये हमने इनको डब्बे में बंद कर लिया है, कैद कर दिया है, जेल में डाल दिया है इनको। अब हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन इधर कम है तो हम इधर लगाते हैं कुछ संख्या। 1 तो लगी हुई होती है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 2, क्योंकि न्यूनतम अंक लेना हमें, पूर्णांक में न्यूनतम अंक लेना है, तो जैसे मैंने यहां 2 लिखा, ऑक्सीजन के आगे 2 से गुणा कर दीजिए, ऑक्सीजन हो गया 2। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। वही वाली बात हर बार समस्या सामने आती है सूत्र में। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन पहले से 2 था, 2 से गुणा किया, कितनी हो गई संख्या परमाणु की? 4। ऑक्सीजन दोनों तरफ 2 2 हो गई, परंतु हाइड्रोजन की संख्या अब इधर हो गई 4 और इधर कितनी है? 2। सोचिए क्या करें? हाँ, अब हम हाइड्रोजन को इस तरफ संतुलित करेंगे। तो अब यहां पर कितना लगाऊं? जी बिल्कुल सही है, 2 लगाएंगे यहां पर। जैसे मैं 2 लगाता हूं, ये हो गया 4। तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यानी ये हमारे संतुलित समीकरण तैयार हो चुकी है। हमने एक और समीकरण को संतुलित कर दिया है। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O। ये तीनों हमने उदाहरण ले लिए। हम आने वाले वीडियोस के अंदर और भी इस पार्ट में जो प्रश्न है संतुलित करने से जुड़े हुए, वो हम एक अलग वीडियो बना देंगे, तो उसका भी आप इंतजार कीजिए हमारे चैनल के ऊपर। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का अंतिम टॉपिक है भौतिक अवस्थाओं को लिखना। भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, द्रव को लिखते हैं लिक्विड और गैस को लिखते हैं गैस। अब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं, उत्पाद है, उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखना, ज्यादा जानकारी देना होता है उस अभिक्रिया के बारे में। हालांकि ये हर जगह आवश्यक नहीं होता, हर रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक नहीं होता, लेकिन हम लिख सकते हैं। और अधिकांश रासायनिक अभिक्रिया किसी विलायक में, जैसे पानी में घुली हुई रूप में होती हैं। तो जब कोई पदार्थ पानी में घुला हुआ हो तो उसको कहते हैं जलीय विलयन। जैसे अगर नमक को पानी में घोल दें तो वो क्या बन जाता है? नमक का जलीय विलयन। और जलीय विलयन को भी इंग्लिश में कहते हैं एक्वस। इंग्लिश में क्यों लिखी? क्योंकि जब अभिकारकों और उत्पाद की भौतिक अवस्था को हम संकेत के रूप में लिखेंगे तो इन्हीं का पहला अक्षर यूज करेंगे। जैसे ठोस के लिए कोष्टक में लिखेंगे छोटा सा s, द्रव के लिए लिखेंगे छोटा l कोष्टक में, गैस के लिए लिखेंगे छोटा g,
और जलीय विलयन के लिखेंगे कोष्टक में अंदर AQ कोष्टक में। जैसे यहां देख लीजिए मैग्नीशियम हमारे ठोस रूप में तो उसके आगे क्या लिख देंगे सॉलिड। ऑक्सीजन गैस रूप में यहाँ काम आती है तो लिख देंगे गैस। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो बना है ठोस रूप में, उसके आगे लिख देंगे S। तो इस प्रकार भौतिक अवस्था में लिख सकते हैं इस अभिक्रिया में। जैसे जो आयरन है वो है ठोस अवस्था में, पानी ये गैस अवस्था में यानी पानी भाप अवस्था में आयरन से क्रिया करता है तो ये लिख दिया, लिख दिया हमने G गैस अवस्था। ये जो आयरन ऑक्साइड बना है ये ठोस बना है, इसको आगे लिख देंगे S छोटा सा यानी सॉलिड। और ये जो हाइड्रोजन है ये मुख्य रूप से गैस अवस्था में रहती है तो ये गैस लिख दिया, यानी इन भौतिक अवस्थाओं को भी संकेत के रूप में दर्शा दिया। यहां पर भी जैसे हाइड्रोजन गैस अवस्था में G बना दिया, ऑक्सीजन गैस अवस्था में छोटा सा G बना दिया, जो जल बना है वो लिक्विड फॉर्म में द्रव फॉर्म में उसके आगे L बना दिया। तो ये भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं। परेशान ना होइए, ये हर जगह याद रखना आवश्यक नहीं है, लेकिन जहां अति आवश्यक होता है वहां लिखना ही चाहिए। साथ ही साथ जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में और भी कुछ चीज हमें जोड़नी हो, जैसे वो कितने ताप पर हो रही है, कितने दाब पर हो रही है, उसमें उत्प्रेरक है या नहीं है, तो हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। जो भी दाब या ताप या जो उत्प्रेरक है वो कहां लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर। अगर दो तीन चीजें साथ ही है तो ऊपर नीचे भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा टॉपिक रासायनिक समीकरण को हमने समझा, संतुलित करना भी सीखा, भौतिक अवस्थाओं के संकेत को भी लिखना सीख लिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए, कई समस्याएं, कुछ कठिन शब्द मैंने बोल दिया तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को लिख दीजिए। देर लग सकती है लेकिन हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी विज्ञान को आसानी से समझ सके और उनके लिए विज्ञान एक सरल सब्जेक्ट बन जाए।